अब आपके सामने मेजोलिथिक एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन को देखिए, आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए अगर आपने ठीक से पढ़ा है। और हम आंसर पे भी बात करेंगे, साथ ही साथ अगर कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है वहां पे भी बात करेंगे, है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की संबद्धता किस चरण से है, किस फेज से है ना। अब आपके सामने विकल्प है होलोसीन, प्लिस्टोसीन, पैलियोसीन और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप याद कीजिए, आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है कि कब 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ, 10,000 वर्ष पूर्व क्या होलोसीन फेज का आगमन हो गया। और ये कब तक चल रहा है, आज तक चल रहा है ना। हम लोगों ने चर्चा किया था कि अगर क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान मानव किस फेज में रह रहा है, मतलब होलोसीन फेज में रह रहा है ना। 10,000 वर्ष पूर्व तक कौन सा काल चल रहा था, पूरा पाषाण काल चल रहा था। और जस्ट पूरा पाषाण काल के बाद आगमन किसका होता है, मध्य पाषाण काल का। और मध्य पाषाण काल के बाद आगमन किसका होता है, नव पाषाण काल का। मतलब स्पष्ट है कि इस दोनों काल की संबद्धता किस पीरियड से है, किस फेज से है, होलोसीन फेज से है। ठीक है। अब अगर यही पूछ दे कि पूरा पाषाण काल की संबद्धता किस फेज से, अब आपको याद होगा कि पूरा पाषाण काल की संबद्धता किससे, प्लीस्टोसीन फेज से, है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा और बनाने की कोशिश भी कीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाण काल की विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन में क्या है, मध्य पाषाण काल मेजोलिथिक एज का की विशेषता नहीं है। क्या, माइक्रोलिथ इंडस्ट्री, उपकरण निर्माण की दाब नाली विधि, इसी को क्या कहा गया, प्रेशर एंड फ्लटिंग टेक्नोलॉजी कहा गया है। तीसरा आपका क्या है, समाधान, बरियल, या क्या कह सकते हैं, क्रिमेशन कह सकते हैं। ठीक है। और नीचे क्या है, चाक आधारित मृद भांड या बर्तन, यानी व्हील मेड क्या, पॉटरी सिस्टम। कौन मध्य पाषाण काल की विशेषता इनमें से नहीं है, इसको थोड़ा एक बार समझ लीजिएगा। जैसे याद कीजिए, मेजोलिथिक एज की विशेषता ये भी है क्या, माइक्रोलिथ इंडस्ट्री मध्य पाषाण काल की विशेषता है। चूंकि आपने पढ़ा है कि जब प्लिस्टोसीन समाप्त हुआ, 10,000 वर्ष पूर्व होलोसीन का आगमन हुआ, तो होलोसीन जो था ये वातावरण के मामले में मानव के लिए क्या था, अनुकूल था। चूंकि वातावरण गर्म हुआ, वातावरण गर्म हुआ तो पर बर्फ का पिघलना शुरू हुआ, है ना। बर्फ पिघलने के कारण क्या हुआ, मीठे जल के स्रोत में के रूप में नदियों का डेवलपमेंट, झीलों का डेवलपमेंट हो गया, समुद्र तटीय क्षेत्र का विकास हो गया, जंगली क्षेत्र का विकास हो गया, मैदानी क्षेत्र का विकास हो गया। तो वैसी स्थिति में क्या हुआ, वैसी स्थिति में छोटे छोटे जानवर भी निकलकर सामने आ गए। नहीं, जो मानव पहाड़ी पठारी क्षेत्र में रहता था, अब वातावरण गर्म हुआ तो मानव की एक्टिविटी बढ़ी, मानव का माइग्रेशन हुआ, यानी वहां से मानव निकलकर कहां आया, मैदानी क्षेत्र में आ गया, जंगली क्षेत्र में आ गया, छोटे छोटे जानवर भी निकलकर सामने आ गए। अब छोटे जानवर का अगर शिकार करना है तो उपकरण औजार कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसीलिए आप देखते क्या है कि मध्य पाषाण काल में मेजोलिथिक एज में कैसा उपकरण बन रहा है, माइक्रोलिथ टूल्स का निर्माण शुरू हो गया, है ना। माइक्रोलिथ टूल्स, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, लघु पाषाणिक क्या उपकरण, है ना। यही वह दौर है जब छोटे छोटे स्टोन के टूल्स, ज्योमेट्रिकल डिजाइन के टूल्स बनने शुरू हो गए, है ना। और जहां से ऐसे टूल्स अधिक मात्रा में मिले, उस साइट को क्या कहा गया है, माइक्रोलिथ इंडस्ट्री कहा गया है ना। इसका मतलब क्या है कि ये तो विशेषता है। दूसरा क्या है, उपकरण निर्माण की दाब नाली विधि। अब चूंकि माइक्रोलिथ टूल्स का निर्माण करना था, छोटे आकार के टूल्स का निर्माण करना था, ज्योमेट्रिकल डिजाइन के टूल्स का निर्माण करना था, तो क्या हुआ, नई टेक्नोलॉजी की भी जरूरत थी। मानव को स्टोन के इलास्टिसिटी के बारे में जानकारी है, उस पर कितना प्रहार करें कि एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन का टूल्स मिले, उस दबाव के बारे में भी जानकारी है। और यही वजह है कि इस काल में क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल डिजाइन के छोटे छोटे टूल्स बनने शुरू हो गए। नहीं, ट्रायंगल टाइप टूल्स बनना शुरू हो गया, है ना। हार्पून टाइप टूल्स बनना शुरू हो गया, नहीं, अर्धचंद्राकार टूल्स का निर्माण शुरू हो गया। तो आप क्या कहते हैं, ये जो टूल्स का निर्माण हो रहा था, ये किस विधि पे आधारित था, प्रेशर एंड फ्लटिंग टेक्नोलॉजी पे आधारित था, है ना। यानी इसी टेक्नोलॉजी पे आधारित छोटे छोटे ज्योमेट्रिकल डिजाइन के टूल्स बने।
फेंक कर शिकार किया जा सकता था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, इसे मिसाइल तकनीक भी कहा गया है, या इसी को क्या कहा गया है, प्रक्षेपास्त्र तकनीक कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि मिसाइल तकनीक या प्रक्षेपास्त्र तकनीक का आगमन किस स्टोन एज में हुआ, है ना। तो आप कह सकते हैं क्या, मध्यपाषाण काल, यह भी सही है। क्रीमेशन, क्रीमेशन का मतलब क्या, यहां बरियल से है, समाधान से, मृतक को दफनाने से है। पूरा पाषाण काल में अगर कोई मरता था तो दफनाने की प्रवृत्ति का प्रमाण कहीं से नहीं मिला है। पूरा पाषाण काल में इस परंपरा के बारे में, रिचुअल्स के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते ऐसा लगा होगा कि लोगों के बीच में से कोई मर गया, अगर कोई मरा तो उसे याद किया, किसी इवेंट में उन्हें लगा कि अगर वो होता तो ऐसा करता, ये एक्टिविटी करती। नहीं, कभी कभी उसके दिमाग में उसकी छवि बन गई, सोते हुए कभी स्वप्न देख लिया, तो उसे क्या लगा, उसे लगा कि वो हमारे बीच मौजूद है, वो हमारे बीच एक्टिविटी कर रहा है, शिरकत कर रहा है, कभी ना कभी हमसे मिलता है ना। यही वजह थी कि लोगों ने क्या किया, मृतक को गड्ढे में दफनाना शुरू कर दिया, जरूरत के सामान को, अंत्येष्टि सामग्री को उसके साथ डालकर दफनाना शुरू कर दिया। यानी कहने का मतलब है किसी न किसी रूप में उनके दिमाग में जीवात्मावाद का कंसेप्ट था, लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट था। लग रहा था कि मरने के बाद भी वो हमारे बीच है। और इसी क्रम में क्या हुआ, समाधान की प्रवृत्ति आ गई, मृतक को दफनाने की प्रवृत्ति। मध्य पाषाण काल की लगभग साइट को अगर आप देखेंगे तो एकल समाधान, युगल समाधान, युग्म समाधान के प्रमाण मिलते हैं। मृतक के साथ जरूरत के सामान को भी दफनाने का प्रमाण, यानी कुछ टूल्स को दफनाया गया, कुछ ऑर्नामेंट उसके साथ जुड़े हुए हैं, इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यह भी सही है। तो फिर पूछ रहा है कौन विशेषता नहीं है, तो याद रखिएगा, चाक आधारित मृद भांड बर्तन, व्हील मेड बर्तन, चूंकि मानव उत्पादक बनता है नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, अनाज को पकाने के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ती है। तो पूरा का पूरा नवपाषाण काल को आप देखेंगे क्या, तो हस्त निर्मित बर्तन, चाक निर्मित बर्तन का निर्माण प्रारंभ हो गया। यद्यपि ट्रांजिशन फेज का दौर रहा होगा, मध्य पाषाण काल के अंतिम दौर तक आते आते मृदभांड बनने शुरू हो गए होंगे। वैसे कुछ प्रमाण मिलते भी हैं एक दो जगह से, लेकिन चाक आधारित मृदभांड या बर्तन नियोलिथिक एज की विशेषता है, मध्य पाषाण काल की विशेषता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, यानी व्हील बेस्ड पॉटरी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ, है ना। अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मध्य पाषाण काल में वातावरणीय परिवर्तन हुआ, नदी तटीय क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ, मैदानी क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ, जंगली क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ, तो मानव का माइग्रेशन हुआ, पहाड़ी पठारी क्षेत्र से निकलकर इन क्षेत्रों में आया, है ना। छोटे छोटे जानवर भी निकलकर कहां आए, पानी की खोज में, चारागाह की खोज में, मैदानी क्षेत्र में आ गए, नदी तटीय क्षेत्र में आ गए, है ना। मानव भी है, पशु भी है, इंट्रैक्शन हुआ। जब इंट्रैक्शन हुआ तो उसी क्रम में मानव ने पशुओं की पहचान की, किसे पालतू बनाया जा सकता है ना। और इसी क्रम में क्या हुआ, पशुपालन की शुरुआत हो गई, है ना। तो याद रखिएगा कि पशुपालन क्या है, मध्य पाषाण काल की विशेषता है, मेजोलिथिक एज की विशेषता है। इसी दौर में मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया, भेड़ बकरी गाय बैल को पालतू बनाया। और पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है, बागोर से मिलता है। दो साइट याद रखिएगा, एक बागोर, ये जो बागोर है राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरा याद रखिएगा आदमगढ़, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ना। दोनों ही मध्य पाषाण में भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालक बस्ती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। लेकिन आदमगढ़ की तुलना में कहा जाता है कि बागोर में पहले ही पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। कब, 7000 वर्ष पूर्व यहां के लोगों ने क्या किया, भेड़ बकरी कुत्ता को पालतू बनाना शुरू कर दिया, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बागोर। अगर विकल्प में बागोर ना हो, आदमगढ़ हो, तो आप आदमगढ़ को भी आंसर मानेंगे। दूसरा प्राचीनतम स्थल हो सकता है क्या, पशुपालक बस्ती का। ठीक है, तो आपके सामने आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में भवन निर्माण की कोशिश का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला। अभी कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं आया, परमानेंट सेटलमेंट नियोलिथिक एज की विशेषता है, लेकिन मध्य पाषाण काल में इतना चेंज आया था
वातावरणीय परिवर्तन, लोगों का माइग्रेशन, पशुपालन की शुरुआत। तो पशु को एक स्थान पे रखने के लिए क्या हुआ होगा? पशु बाड़ी का निर्माण भी हुआ होगा, है ना? यानी कैटल पेन का निर्माण भी शुरू हो गया कब? मेजोलिथिक एज में। लोगों ने वृक्ष के तने से मिट्टी के सहारे क्या बनाया? पशु बाड़ी का निर्माण शुरू कर दिया। चूंकि पशुपालन की प्रवृत्ति है, पशु को सुरक्षित रखना है, तो पशु बाड़ी का निर्माण हो गया। अब खुले में रहना है, यद्यपि शिकार की प्रवृत्ति है, पशुपालन की प्रवृत्ति है, घुमंतु प्रवृत्ति है, एक स्थान पर रहने का कंसेप्ट अभी नहीं है। इसके बावजूद भवन निर्माण की कोशिश क्या हो गई? शुरू हो गई। चूंकि पशु बाड़ी का निर्माण शुरू हो गया है, तो भवन का भी निर्माण होगा। तो याद कीजिएगा, मध्य प्रदेश में यह आदमगढ़ भवन निर्माण की कोशिश का क्या प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है। इसी वक्त आप यह भी कह सकते हैं क्या, बागोर भवन निर्माण की कोशिश का दूसरा प्राचीनतम साक्ष्य कहां से? बागोर से मिलता है। और याद रखिएगा कि अबाउट 5500 वर्ष पूर्व यहां के लोगों ने भवन निर्माण की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन वो परमानेंट भवन नहीं है। मिट्टी घास फूस का बना हुआ झोपड़ी कह सकते हैं, जिसके एविडेंस मिलते हैं, मिट्टी के दीवार का साक्ष्य मिलता है, फर्श का साक्ष्य मिलता है, कोई परमानेंट भवन का साक्ष्य नहीं मिलता है। परमानेंट भवन विशेषता किसका? नप्पाषाण काल की। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आदमगढ़ आंसर हो जाएगा, है ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपका सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, एक तरफ साइट है, दूसरी तरफ रिलेटेड स्टेट है। ठीक है, कि भाई ये साइट इस स्टेट में है या नहीं। तो पहला आप देखते क्या है, एक क्या है? वीरभानपुर बंगाल के बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है, सही है। लेखैया उत्तर प्रदेश में है, सही है। याद कीजिए, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश में है, सही है। नहीं, ये सब मेजोलिथिक साइट ही है। और सोहागी घाटी, याद कीजिए मैंने बताया था, सोहागी घाटी उत्तर प्रदेश के कहा? मिर्जापुर में, है ना? यहां से क्या मिलता है? यहां से रॉक पेंटिंग का प्रमाण मिलता है। किस काल का? मध्य पाषाण काल की रॉक पेंटिंग का प्रमाण मिलता है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर पूछता है क्या भारतीय उपमहाद्वीप में क्या प्राचीनतम चित्रकला का प्रमाण, नहीं, केव पेंटिंग का प्रमाण, रॉक पेंटिंग का प्रमाण, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भीमबेटका, है ना? लेकिन अगर पूछ दे क्या चित्रकला का प्रथम प्रमाण, तो वहीं से मिलेगा जहां पहली बार देख रहे हैं, है ना? तो याद कीजिए 1867-68 में कहा? यही सोहागी घाटी जो है, यहां से क्या मेजोलिथिक एज के केव पेंटिंग का प्रमाण देखने को मिला। तो प्रथम प्रमाण कहां से मिला? सोहागी घाटी। लेकिन कहां है? मध्य प्रदेश में नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सोहागी घाटी। यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थल से समाधान के तहत अंत्येष्टि सामग्री के प्रमाण मिलते हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया क्या भाई, ये समाधान, बरियल सिस्टम, क्रिमेशन, ये पूरा पाषाण काल की विशेषता नहीं है, ये मध्य पाषाण काल की विशेषता है ना? अच्छा, ये भी मैंने बताया कि मध्य पाषाण काल में जब लोगों के बीच किसी की मृत्यु हुई और कभी उन्हें याद आया, उनकी छवि दिमाग में बनी, कभी उन्होंने स्वप्न में देखा तो उन्हें लगा कि अभी भी वो आदमी मेरे साथ शिरकत कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? उन्हें लगता है कि मरने के बाद भी वो है, इसी को हम क्या कहते हैं? एनिमिज्म कहते हैं, जीवात्मावाद कहते हैं, मानववाद कहते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ कहते हैं कि मरने के बाद भी वो है। तो क्या किया गया? उसको दफनाने की प्रवृत्ति एक नए रिचुअल्स के रूप में सामने आया, उसकी जरूरत के सामान को भी साथ में दफनाया गया, है ना? और ऐसा प्रमाण मेजोलिथिक एज के सारे साइट से देखने को मिलता है। नहीं, ये याद रखिएगा, ये महदहा है, कहां? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। यहां से भी दमदमा, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, यहां से भी मिल रहा है। लंगनाज कहां है? गुजरात में है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, यहां से भी प्रमाण मिल रहा है। हर जगह से मृतक के साथ अंत्येष्टि सामग्री के दफनाने के प्रमाण मिले हैं। स्पष्ट है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो क्या है? पूछ रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में वृक्षारोपण का प्राचीनतम प्रमाण कहां से? वृक्षारोपण का, प्लांटेशन का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिल रहा है? आपके सामने विकल्प है दमदमा, महदहा,
लेखैया, ये तीनों कहा उत्तर प्रदेश, है ना, ठीक है। और एक आपका साबर झील क्षेत्र, ये कहा है, ये आपका राजस्थान है। कहां से प्लांटेशन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, याद रखिएगा, ये साबर झील क्षेत्र अबाउट 7000 वर्ष पूर्व, यहां से किस चीज का प्रमाण मिल रहा है, वृक्षारोपण का प्रमाण मिल रहा है, ठीक है। आंसर बना सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है इसको भी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन है वो क्या है, पूछ रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में मृदभान निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ। मेजोलिथिक एज का क्वेश्चन है। यहां पे याद रखिएगा, ये मतलब थोड़ा गलत लिखा गया है, ये जो विकल्प है इसका नाम है चौपानी मांडो, है ना, क्या है, चौपानी मांडो। कहां है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कहां, बेलन घाटी में, है ना, इसको भी सुधार दीजिएगा, चौपानी क्या, मांडो, है ना। तो याद रखिएगा, मेजोलिथिक साइट है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप का वो साइट जहां से सबसे पुराना 7000 वर्ष पूर्व का क्या, मृदभांड के टुकड़े का प्रमाण, यानी पॉटरी सिस्टम का प्रमाण यहां देखने को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा प्राचीनतम साक्ष्य मृदभांड का, मृदभांड बर्तन नवपाषाण काल का मेन फीचर है, लेकिन बताया ना कि ट्रांजिशन फेज में मध्य पाषाण काल के बाद ही बनना शुरू हो गया, लास्ट फेज तक आते आते। तो एकमात्र प्रमाण कहां से मिलता है, चौपानी मांडो से मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, लिख रहा है किस मध्य पाषाणिक स्थल से सर्वाधिक संख्या में गर्त चूल्हे का प्रमाण मिला। किसका प्रमाण, गर्त चूल्हे का प्रमाण। आपको याद होगा पूरा पाषाण काल में मानव आग से तो वाकिफ था, लेकिन मांस को कच्चा ही खाता था, पका भून कर नहीं खाता था। लेकिन मध्य पाषाण काल के लगभग साइट, लगभग मेजोलिथिक साइट से गर्त चूल्हे का प्रमाण मिलता है। नहीं, जमीन में गड्ढा खोद दिया गया, आग जलाया, लकड़ी जलाया और उसी में मांस पकाया। तो ऐसे गड्ढे के ढेर सारे प्रमाण मिलते हैं, जिससे राख का भी प्रमाण मिलता है, साथ है पशु की जली हुई अस्थियों का, हड्डियों का प्रमाण मिलता है। इसका मतलब है कि मध्य पाषाण काल में लोग क्या करते होंगे, मांस कर भून कर पकाकर खाते होंगे। कहीं कहीं एक ही जगह पे ढेर सारे चूल्हे का प्रमाण मिलता है, लगता है सामूहिक रूप से खाना बनाने का काम करते हो। जैसे गुजरात में एक साइट है लंगनाच, वहां से सामूहिक चूल्हे का भी प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए कहां से सर्वाधिक गर्त चूल्हे का प्रमाण, तो याद रखिएगा कि बेलन घाटी में एक साइट है दमदमा। कहां है, बेलन घाटी में, कहां है, उत्तर प्रदेश में, है ना। 35-36 से ज्यादा गर्त चूल्हे का प्रमाण यहां से मिल रहा है ना। सबसे अधिक समाधान का भी प्रमाण, मृतक को दफनाने का भी प्रमाण कहां से मिल रहा है, यही दमदमा से मिल रहा है। कहां है, बेलन घाटी में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। भीमबेटका का उत्खनन किस पुरातत्व शास्त्री ने करवाया। भीमबेटका का उत्खनन किसने करवाया, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। भीमबेटका का उत्खनन जो हो रहा है, ये कब हो रहा है, याद रखिएगा 1957-58 की यह घटना है ना। और आपने पढ़ा होगा डी टेरा पेटरसन, इनकी संबद्धता सोहन क्षेत्र के एक्सकेवेशन से है। रॉबर्ट बुशफ्रुट, इनकी संबद्धता पलवरम के उत्खनन से है, ठीक है। अरुण शोनाकिया, इनकी संबद्धता हथनौरा के एक्सकेवेशन से है। इसका मतलब क्या है, विष्णु श्रीधर ये भीमबेटका के एक्सकेवेशन से जुड़े हुए भूतत्व, मतलब कि क्या कह सकते हैं, पुरातत्व शास्त्री हैं। यही आपका आंसर होगा।